Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about microscopy and emergence of cell theory. Zacharias Janssen was the first scientist who developed the first compound microscope in 1595. The magnification of his microscope was 3x to 9x. मैग्निफिकेशन क्या है? इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी चीज को हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चीजों को एनलार्ज करके मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या है? मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर जो चीज हम देख रहे हैं बड़ी या छोटी, क्या वो हमें क्लियर नजर आ रही है। जैसे आपने अपने मोबाइल पे देखा होगा, कुछ तस्वीरें आप लें तो वो क्लियर नहीं होती हैं, उनको बड़ा करें तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आती, ठीक है ना। So it is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. कम से कम फासला जिसपे हम दो पॉइंट्स को दो मुख्तलिफ पॉइंट के तौर पे देख सकें, वो रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 मिलीमीटर। जिनकी आंखें ठीक हैं बिल्कुल, वो 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है? जो आपके छोटे वाले रूलर के ऊपर छोटी वाली लाइंस हैं, 10 छोटी लाइंस, उसके साथ लिखा होता है 10, 20, 30। वो जो एक लाइन के दरमियान में फासला है वो 1 मिलीमीटर, उसका 10वां हिस्सा 0.1 मिलीमीटर। इस पे अगर दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हों तो हमारी आंख उसको दो मुख्तलिफ पॉइंट के तौर पे देख सकती है, लेकिन अगर वो उससे करीब हो तो हमारी आंख उसे एक ही पॉइंट के तौर पे देखेगी। अच्छा, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है लेंसेज के जरिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास मैग्नीफाइंग लेंस हो और आप कोई बहुत छोटी चीज लिखी हुई हो तो उसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायग्राम आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करेगी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के बारे में। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? बड़ा नजर आना। क्लैरिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लियर नजर आना, रेजोल्यूशन। सो कुछ चीजें, इमेजेस इसमें से लो मैग्निफिकेशन लो रेजोल्यूशन है, और कुछ इमेजेस हाई मैग्निफिकेशन हाई रेजोल्यूशन। ये देखें, ये जो इमेज है दिस इज, ये छोटा भी नजर आ रहा है और क्लियर भी नहीं है। सो इट इज लो मैग्निफिकेशन लो रेजोल्यूशन। ये बड़ा तो हो गया लेकिन क्लियर नहीं नजर आ रहा, हाई मैग्निफिकेशन लो रेजोल्यूशन। ये छोटा है लेकिन क्लियर नजर आ रहा है, सो लो मैग्निफिकेशन हाई रेजोल्यूशन। और ये बड़ा भी नजर आ रहा है और क्लियर भी नजर आ रहा है, सो दिस इज हाई मैग्निफिकेशन हाई रेजोल्यूशन। अच्छी माइक्रोस्कोपी का टारगेट ऐसा इमेज होता है जिसमें हम छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके भी देख सके और वो हमें क्लियर भी नजर आए, ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने ज़मानों में डिफरेंट तरह की माइक्रोस्कोप्स बनाई। ये शुरू में जो लिमोनहोफ ने बनाई, ये इस तरह की थी। मतलब ये माइक्रोस्कोप देखने में लग भी नहीं रही। इसमें पता नहीं किस तरह लेंस को एडजस्ट करते थे और सूरज की तरफ करके देखते थे। ये शुरू की देखें, इस 1600s की माइक्रोस्कोप्स इस तरह की थी, 1700s की माइक्रोस्कोप्स भी इसी तरह की थी। इनको हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप कहा करते हैं, कि वो हाथ में पकड़ के सूरज की रोशनी की तरफ करके, और एक ही लेंस होता था। खासतौर पे लिमोनहोफ की जो थी ना माइक्रोस्कोप, जो वो खुद बनाता था, वो सिंगल लेंस होने के बावजूद बड़े क्लियर इमेज देती थी। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह की दो लेंसेज वाली माइक्रोस्कोप्स, जिसमें कि यहाँ पे आई पीस और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे स्लाइड को रखना, ग्लास स्लाइड को, और किसी तरह लाइट इधर पड़ना पड़े। इस तरह के कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बननी शुरू हुई 18वीं सेंचुरी में। फिर कुछ इस तरह की माइक्रोस्कोप्स बननी शुरू हुई, सिंगल लेंस वाली डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स। और अब जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो इस तरह की हैं जिनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ पे आई पीस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ये बेसिकली दो तरह के लेंस होते हैं। इन दोनों की मैग्निफिकेशन पावर मिला के जो है वो हमें नजर आता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी हुई है। ऑब्जेक्ट को जिसको हमने देखना है उसको यहाँ रखते हैं स्लाइड के ऊपर, नीचे से लाइट पड़ रही होती है। बहुत सारी माइक्रोस्कोप्स में लाइट सोर्स बिल्ट इन होता है, यानी यहाँ पे बल्ब लगा होता है, और बाद में जो वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके इधर डाला जाता है। यहाँ पे भी कंडेंसर लेंसेज होते हैं जो कि लाइट को अच्छी तरह फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। सो दिस इज लाइट माइक्रोस्कोपी हिस्ट्री। अच्छा, ये एक डायग्राम है जो आपको थोड़ा सा ये आइडिया देगी कि हमें आई से क्या कहाँ तक नजर आता है लाइट माइक्रोस्कोप से। और फिर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई से हम सबसे छोटा जो देख सकते हैं वो हेयर का साइज है, तकरीबन हेयर की विड्थ, हेयर बाल जितना बारीक, ठीक है ना। बारीक बाल से भी थोड़ा बारीक से हम थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन उससे बारीक नहीं हम देख सकते, ठीक है ना। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप से हम, यानी अब देखें ये हेयर है,
हेयर से छोटे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल से छोटे बैक्टीरिया यहाँ पे डायग्राम में शो की गई। इससे बड़ी जो चीजें हैं 1 मीटर की, हैंड, फिंगर, चाइल्ड वगैरह, वो हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ये चीजें हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। लाइट माइक्रोस्कोप इससे छोटी चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, सो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स या हेयर या ब्लड सेल्स या बैक्टीरिया, ये हमें नजर आ सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इवन हेयर को भी अच्छी तरह नहीं देख सकते, इससे भी और छोटी चीजें, सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस। देखिए लाइट माइक्रोस्कोप वायरस को नहीं देख सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल्स को भी देख सकता है, बैक्टीरिया को भी, वायरस को, डीएनए को, ग्लूकोज को, एटम को भी इवन देख सकता है। लेटेस्ट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं दे कैन इवन व्यू एटम्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए एक कॉम्प्लेक्स ह्यूज मॉलिक्यूल है, ये लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनिस्बत एक छोटा मॉलिक्यूल है डीएनए और प्रोटीन के मुकाबले में, लेकिन इसको भी देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इवन एटम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज अ कंपैरिजन टेबल। अभी हम एक डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे, कुछ फीचर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ डायग्राम में, ऑफ कंपेयरिंग लाइट माइक्रोस्कोप विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो किस चीज को यूज करता है, विजिबल लाइट को, और इसमें कलर्स भी विजिबल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और अमूमन जिसका इमेज होता है वो मोनोक्रोम होता है, बाद में उसके कलर्स ऐड किए जाए तो ये कहलाता बात है। अच्छा, जो मिनिमम रिजॉल्विंग पावर है, रेजोल्यूशन, मिनिमम रेजोल्यूशन इसकी है 200 नैनोमीटर, यानी 2 पॉइंट्स अगर 200 नैनोमीटर के फासले पे है तो वो लाइट माइक्रोस्कोप से 2 पॉइंट के तौर पे नजर आएगी, इससे करीब होंगे तो वो एक ही पॉइंट नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है 0.2 नैनोमीटर, ठीक है जी। सो मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज राउंड अबाउट 1500x, यानी कि जो चीज हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं उसको हम 1500 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नई से नई जो आती जा रही है, इनकी मैग्निफिकेशन बढ़ती चली जा रही है, 5000 टाइम्स भी बड़ी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हो सकती है। आपकी बुक में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन दी गई है वो 250,000 टाइम्स दी गई है, ठीक है जी। और ये नई से नई जो बनती जा रही है और ज्यादा मैग्नीफाई करने की सलाहियत रखती है। रेडिएशन सोर्स लाइट माइक्रोस्कोप के लिए है वो डिफरेंट लैंप्स भी यूज किए जा सकते हैं, सनलाइट भी यूज की जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के लिए जो है वो रेडिएशन सोर्स हाई वोल्टेज होता है। लेंसेज जो लाइट माइक्रोस्कोप के वो ग्लास के बने हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम्स को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं। The inside of light microscope is filled with air while the electron microscope inside is filled with vacuum. इसीलिए जो इसके सैंपल सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, उनको स्पेशल तरह से तैयार किया जाता है, और कोई भी लिविंग सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देखा जा सकता, और कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम के अंदर कोई भी लिविंग सेल नहीं देखा जा सकता, उसको जिस तरह तैयार किया जाता है उसकी स्लाइड को, वो सारे सेल लाजमी तौर पे डेड होते हैं। लेकिन हम लाइट माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल्स को देख सकते हैं, उनकी मूवमेंट को, उनके अंदर वाटर की मूवमेंट को, उनके जैसे अमीबा की मूवमेंट को, बहुत सारे प्रोसेसेस को लिविंग हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अच्छा, फोकसिंग स्क्रीन क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप को ज्यादातर आई से देखा जा सकता है, देखा जाता है, और उसकी फोटोग्राफ भी ली जा सकती है, जिसको कहते हैं फोटो माइक्रोग्राफ। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कभी भी आंख से डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारी आंखें तो लाइट को देख सकती है ना, इलेक्ट्रॉन बीम को नहीं देख सकती, इसलिए हमेशा उसको टीवी स्क्रीन पे या फिर फोटोग्राफिक फिल्म पे देखा जाता है। This is a diagram which is comparing the internal arrangement of different structures। और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि कोई सोर्स होता है लाइट का, चाहे वो सनलाइट को हम फोकस करें या किसी बल्ब की लाइट को, और एक कंडेंसर लेंस होता है जो कि उस लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन पे, और स्पेसिमेन के ऊपर, स्पेसिमेन ऊपर स्लाइड होती है, और ग्लास लाइट के ऊपर स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। उसके बाद वो लाइट जो है वो आगे जाती है, तो किस लेंस में से गुजरती? ऑब्जेक्टिव लेंस में से। फिर उसके बाद वो आई पीस में से गुजरती है, आई पीस में से गुजरने के बाद आई तक पहुंचती है, ठीक है। अभी जो हमने पिछली डायग्राम में देखा था ये इस तरह है, देखिए नीचे से लाइट सोर्स है, फिर ये कंडेंसर लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर उसके बाद ये आई पीस लेंस है, और यहाँ से फिर हम देखते हैं, ठीक है जी।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, इसको कंडेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंस कंडेंस कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिमन पड़ा है, नहीं सॉरी स्पेसिमन अभी आगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है, दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग टू पास थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेज, कंडेंसर और स्लिट्स वगैरह, जिसमें से होके फिर वो ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजरता है। कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस ये दोनों जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, और इसके बाद फिर ये स्पेसिमन के ऊपर पड़ता है, और स्पेसिमन के बाद फिर इसको इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और फिर स्क्रीन पे, और फिर स्क्रीन को आई के जरिए देखा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की, एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, और जो अंदर का इमेज है लेयर्स के फॉर्म में, वो सेल्स का बहुत सारी या चीज़ें जो भी हम देखना चाह रहे हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर से गुजर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो ट्रांसमिट होके शो करते हैं इमेज। ठीक है जी, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऊपर से उसको स्कैन किया जा सकता है। इस केस में क्या करते हैं, जो भी सेल्स हैं या जो भी चीज़ जिसको हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखना है, उनको स्पेशल तरह से प्रिजर्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर मेटल की कोटिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन की बीम्स टकराती हैं तो वो जब डाइवर्ज होती हैं, डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होती है, उन सबको मिला के इमेज बनाया जाता है, विच इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज। ठीक है जी। अब ये तीन इमेजेस हैं सेल्स के। लाइट माइक्रोस्कोप में सेल्स इस तरह के अगर नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो उसके लिहाज से देखें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये बड़ा तो बहुत कर रहे हैं, रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए स्लाइड को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर इसके इमेज को तक पहुंचना, यानी फिर जो भी स्लाइड प्रिपेयर हो गई है उसको माइक्रोस्कोप में फोकस करना, देखना और फिर समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और हजारों इमेजेस बनते हैं जिसमें से सही इमेज ढूंढना पड़ता है। ठीक है जी। लाइट माइक्रोस्कोप इसके लिहाज से आसान है, इजी टू हैंडल है, इवन स्टूडेंट्स भी स्लाइड प्रिपेयर करके अच्छे सेल्स देख सकते हैं। ये तो काम लोगों को जिंदगियां लगानी पड़ती हैं, तो ये सीखते हैं और करते हैं। ठीक है जी। लाइट माइक्रोस्कोप बनिस्बत सस्ती होती है, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेबोरेटरीज में आसानी से मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत महंगी होती है, और ख़राब भी जल्दी हो सकती है, और इसको चलाना करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं हो सकती। अच्छा, और लाइट माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल्स को, लिविंग प्रोसेसेस को देखा जा सकता है, इसमें कभी भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है जी। तो लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हमें सेल्स ऐसे नजर आ रहे हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक के इमेज में एक सेल ऐसा नजर आएगा, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक सेल ऐसा नजर आएगा। ठीक है जी। ओके, सो नाउ वी कम टूवर्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी डेवलप हुई बाय लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है जी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें रोल प्ले किया। सबसे पहले एरिस्टोटल ने अपना आइडिया दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो दे आर समहाउ रिलेटेड विद ईच अदर। फिर रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले ऑब्जर्व किए कॉर्क स्लाइसिस को, और कहा कि उनका नाम रखा सेलुली और सेल्स। ठीक है जी। फिर लिवॉन हुक, एंटोनी लिवॉन हुक, वैन लिवॉन हुक ने 1670s में ऑब्जर्व किए टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन द पॉन्ड वाटर, उनको का एनिमल क्यूल्स, उसने मूव करते हुए देखे, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। फिर जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में प्रपोज किया कि नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। ठीक है जी। उसने कहा कि सारे लिविंग थिंग्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं, या टिश्यूज के बने हुए हैं, या उसके प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल में। मैथियास श्लाइडर ने 1838 में ये पॉइंट दिया कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। उसने प्लांट सेल्स को स्टडी किया और देखा कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से ही मिलके बने। थियोडोर श्वान ने नेक्स्ट ईयर 1839 में एनिमल्स को स्टडी करके ये पॉइंट दिया कि ऑल एनिमल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल टिश्यूज के बने हुए हैं, और एनिमल टिश्यूज सेल्स के बने हुए हैं। Then in 1855 Rodolphe Virchow he proposed omnis cellula e cellula। इसका क्या मतलब है?
ये जर्मन में वैसे उसने कहा था। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और लुईस पास्चर ने इस आइडिया को प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए। अच्छा जी, दिस इज अ टाइमलाइन, आपकी बुक में भी इससे मिलती जुलती एक डायग्राम है ऑन पेज नंबर 57। उसमें स्टार्ट जैनसन से, ज़करियस जैनसन से किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है रॉबर्ट हुक। यहाँ पे देखें रॉबर्ट हुक से स्टार्ट हुआ है। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले कॉर्क के स्लाइसेस को ऑब्जर्व करके और उसमें सेल्स को देखा, और बेशक वो डेड सेल्स थे लेकिन उसने सेल्स की टर्म यूज की। लिविंग सेल सबसे पहले लिवॉन हुक ने देखे। आप इन साइंटिस्ट के लास्ट नेम याद कर लें वो इनफ है, पूरा पूरा नेम याद करने की जरूरत नहीं। लिवॉन हुक ने जो है ना सबसे पहले लिविंग सेल्स को मूव करते देखा पॉन्ड वाटर में, बैक्टीरिया को और प्रोटोजोआ को। उसके बाद लमार्क ने अपना आइडिया दिया अबाउट टिश्यूज एंड सेल्स, और फिर उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद 1838 में श्लाइडन ने प्लांट्स के अंदर आइडेंटिफाई किए सेल्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के तौर पे। इसी के नेक्स्ट ईयर 1839 थियोडोर श्वान ने आइडेंटिफाई किया कि जितने भी एनिमल्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो बात श्लाइडन ने प्लांट्स के लिए कही वही बात श्वान ने एनिमल्स के लिए कही कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स। अच्छा, फिर उसके बाद रुडोल्फ लोर्चो ने कहा कि हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप करता है, खुद ब खुद नहीं हो सकता। इस वक्त तक एक्चुअली साइंस का आइडिया ये था कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बन जाते हैं, लेकिन बिल आखिर ये 1864 में लुईस पास्चर ने आपकी बुक में 1862 लिखा हुआ है, मतलब उसी जमाने में उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए। उसने क्या किया था, उससे पहले ये समझा जाता था कि कहीं कोई सूप पड़ा हुआ है तो उसमें खुद ब खुद बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगी। एक्चुअली स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स नहीं थी, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ बैक्टीरिया ना ग्रो करें। लुईस पास्चर ने जो है ना वो सूप को एक्सपोज किया एयर के साथ, लेकिन उसने अपनी फ्लास्क ऐसी बनाई जिसके एंड पे कर्व था, एस शेप बेंडिंग थी, और जितने भी बैक्टीरिया थे वो उस बेंड में रह गए, और वो जो सूप उसने बॉयल करके बनाया जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं थे वो काफी दिन बाद भी विदाउट एनी बैक्टीरिया रहा। सो विद दिस एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर प्रूव द आइडिया ऑफ वर्च्यू। सेल थ्योरी है क्या? बेसिक 3 पॉइंट्स है सेल थ्योरी के। नंबर 1 है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। ठीक है जी, हर लिविंग थिंग को जहां भी देखें उसके अंदर लाजमी सेल्स होंगे, कोई भी लिविंग थिंग सेल्स के बगैर नहीं होगा, कम से कम एक सेल या उससे ज्यादा बेतहाशा सेल्स। नंबर 2 पॉइंट है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल्स। जैसे ये अमीबा है, कोई एलजी का सेल है, ये मिनिमम है। इससे छोटा अगर एक सेल नहीं है जिसका सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म वगैरह ना हो, उसको फिर लिविंग थिंग नहीं माना जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज सेल्स अराइज ओनली बाय डिविजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई एग्जिस्टिंग सेल होगा वो डिवाइड करेगा तो न्यू सेल बनेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर किसी सेल के नए सेल बन जाए। अच्छा, फिर कुछ चीजें जो कि सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहलाती हैं, उनको ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता। ठीक है जी, पिछले चैप्टर में आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। ये अगर एक यूकैरियोटिक सेल है तो ये इसका न्यूक्लियस है, और उसके लिहाज से प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया इतना छोटा है, लेकिन वायरस तो बहुत ही छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है, और इसको सेल नहीं माना गया क्योंकि सेल है ही नहीं है, ना इसका साइटोप्लाज्म है ना इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सिर्फ क्या है, वायरस में प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर आरएनए या डीएनए है, सो इसको ए सेलुलर माना गया। वायरस नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की बाउंड्री पे ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, और वायरस को जो है सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स माना जाता है। ये सेल्स के अंदर घुस के तो डिवाइड हो सकते हैं और नए वायरस बना सकते हैं, बट दे आर विदाउट सेल कंपोनेंट्स। ठीक है जी, ना इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ना इसमें साइटोप्लाज्म है, ना इसमें क्रोमोसोम है। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें इन सेल्स में मौजूद होती हैं। चाहे यूकैरियोटिक सेल इतना बड़ा हो, प्रोकैरियोटिक सेल इतना छोटा हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम जरूर होते हैं। इसमें ये तीनों चीजें नहीं, ना सेल है, ना सेल साइटोप्लाज्म है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना क्रोमोसोम है। सिर्फ एक प्रोटीन कोट है जिसके अंदर डीएनए या आरएनए थोड़ा सा मौजूद है।
लेकिन इसको बाउंड्री ऑफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पे क्यों रखा गया? क्योंकि जब ये सेल्स के अंदर जाता है तो डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं। इसी तरह वायरस से और छोटी चीजें भी हैं। अच्छा, वायरस जो है वो हमेशा बीमार करते हैं, दे आर ऑलवेज पैथोजन, कोई इनका फायदा नहीं है। जहां भी ये ग्रो करेंगे, प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, वायरस के अलावा और छोटी चीजें भी हैं जो बीमार करती हैं, जैसे प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो कि बीमार कर सकती हैं। और वायरॉइड्स, वायरॉइड्स जो हैं ये और छोटे होते हैं, सिर्फ आरएनए के पीसेस होते हैं और ये भी बीमार कर सकते हैं। सो दीज आर सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स विच कैन कॉज डिजीजेस।